सुनत नहिएगा, मोर पथरा के देवता सुनत नहिएगा, मोर पथरा के देवता गावत नहिएगा। हालत नहिएगा, दौलत नहिएगा, हालत नहिएगा, दौलत नहिएगा, मोर पथरा के देवता सुनत नहिएगा, मोर पथरा के देवता सुनत नहिएगा। लामा पान की पतरी करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना हो, बगवा माँ चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना। ए आमा पान की पतरी करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना हो, बगवा माँ चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना हो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना हो, बगुआ माँ चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना। आज में न्याय के प्रति जो लोगों की सोच है, सोच इसलिए कि कहा जाता है कि जो अदालत के दरवाजे पे जाता है उसे न्याय तो मिलता है, लेकिन न्याय मिलने में इतना विलम्ब हो जाता है कि वो न्याय उसके लिए न्याय के बराबर नहीं रहता। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल जो एक मानव प्रवृत्ति बन गई है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर जिसको हम अपने चौपाल पे, अपने मोहल्ले में, अपनी समितियों के बीच निपटा सकते हैं, उन बातों को लेकर हम न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, जिसमें न्यायालयों को अपने कई महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर इन विषयों को भी निपटाना पड़ता है, जिसमें इन विषयों में भी विलम्ब होता है, जिनको हम मोहल्ले समाज में निपटा सकते थे या जिसकी जानकारी, न्याय की जानकारी, कानून की जानकारी हमको होती, तो हम न्यायालय के दरवाजे तक ही नहीं जाते। और उसको आपसी सहमति से इसके लिए लोक अदालत का भी गठन किया गया है कि यदि किसी भ्रम में, किसी भ्रांति में, किसी आवेश में यदि हम थाने तक पहुंच गए, हमारा मामला न्यायालय तक पहुंच गया, तो उसके लिए लोक अदालत के माध्यम से हम अपना आपसी बैर भाव, वैमनस्यता मिटाकर और उसको जो है समाप्त करके और हम फिर से पुराने अपनी स्थिति में वापस आ जाए और अपना जो है जो सुखद संपर्क, सुखद जो रिश्ता बना हुआ था पूर्व में, वो फिर से बाहर आ जाए। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान। वैसे हिंदुस्तान का जो संविधान है वो ये मान के चलता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो ये नहीं मालूम था कि ऐसा करने से जो है ये धारा लग जाएगी या ये अपराध हो जाएगा। हिंदुस्तान का संविधान ये मानता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो ये मान के चलता है कि आपको सारे कानून की जानकारी है, जबकि सारे कानून की जानकारी कानून अथाह है, वकीलों तक को भी नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विद्वान न्यायाधीशगण यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और चूंकि उसी परिचर्चा को, उसी विषय को प्रारंभ किया जाए, इसलिए मैं हमारे पधारे हुए सम्माननीय न्यायाधीशगण का और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए देखता है और बार बार दरवाजे की ओर देखता है कि आप लोग कब हमें छोड़े। लेकिन आज हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि आप अपने पूरे मन के साथ यहाँ उपस्थित हो। जैसे हम लोग बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है, जैसे हमारे सामने आप लोग अध्यक्ष महोदय को और सचिव महोदय को ज़्यादा प्रभावी मानेंगे, नो डाउट। वो है, वो वक्ता है, हम श्रोता है। ये बोलते हैं जब हम फैसला करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दूंगा। अपराध क्या होता है? कानून का उल्लंघन अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान बना है और कानून को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय बनी हुई है। कोई भी ऐसा कृत्य जो कानून का उल्लंघन है उसके लिए दंड का प्रावधान बनाया गया है। अब मैं
आप में से किसी एक से प्रश्न करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य कौन है? आप में से कोई? युवा पीढ़ी यानी बच्चे। हम आजकल देख रहे हैं हमारे बच्चे बहुत ही कम उम्र से मीडिया के प्रभाव में आ रहे हैं। घर में मोबाइल सेट है, मम्मी का, पापा का, भैया का, सबका मोबाइल वो लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। डाटा, मोबाइल डाटा आजकल जियो आ गया है, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डाउनलोड, कोई सीमा नहीं। हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने उसको हमारे नियंत्रण के बाहर ऐसे कुछ मोबाइल सेट, कंप्यूटर या और जो भी डिजिटल उपयोग करने के लिए दिया है, वह अपनी उम्र से अधिक, जो उसको 18 वर्ष के बाद जो उसको मीडिया में जाना चाहिए, वो उस मैटर को देखेगा और उसका जो बाल मन है वो उसको कैच गलत तरीके से करेगा और वो एक क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। वो कुछ ऐसा गलत कर देगा जिसके लिए कानून में अपराध है। और 18 वर्ष से जो कम बच्चे अपराध करते हैं उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना की गई है। वहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अध्यक्ष मैं हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और गुरुवार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बैठता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से। वहाँ पर एक महिला सदस्य होता है और एक जेंट्स सदस्य होते हैं। इन 3 के मिलने से बोर्ड बनता है। वहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपराध करते हैं उन्हें लाया जाता है। उन्हें आरोपी या अपराधी से संबोधित नहीं किया जाता है। उन्हें विधि से संघर्षरत बालक कहा जाता है और 1 का उद्देश्य केवल और केवल उनका पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस। उसके बाद बोर्ड उसे जेल नहीं भेजेगा, उसके लिए बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बालक को सुधार गृह जैसी स्थिति में रखा जाता है, उसे पढ़ाई का, उसकी कौशल शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और उसे यदि कोई अपराध साबित भी होता है तो केवल और केवल सुधार के लिए विशेष गृह भेजा जाता है। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, उनसे ऐसा मित्रवत व्यवहार करें कि वो यदि कुछ गलत कर भी रहा है तो वो हमें बताए कि मम्मी, पापा, आज मैंने बाहर ये देखा है, क्या वो सही है कि गलत है। यदि आप अपने बच्चे के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ जब तक मित्रवत नहीं होंगे तब तक बच्चे के गलत संगत में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और केवल और केवल अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार का जो भी छोटा है उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। वो किस दिशा में जा रहा है, सही है, गलत है, उसका नियंत्रण रखें। अभी सिंह साहब ने बताया संविधान में ये प्रावधान है कि जैसे लॉ एनेक्ट होता है, पास होता है, ये माना जाता है कि सभी को कानून की जानकारी हो गई। और उन्होंने ये भी माना है कि उन सारे कानूनों का एक अथाह सागर है जिसकी जानकारी सभी को होना संभव नहीं है। विधि के विशेषज्ञों के लिए भी ये संभव नहीं है। लेकिन इस एक्ट के तहत, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत, ये कानून की मंशा रही है कि कम से कम हमारे रोज़मर्रा की जीवन में जो कानून काम आते हैं उनकी बेसिक जानकारी लोगों तक रहे। अगर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो कहाँ जाकर खड़े हों, कहाँ उनको न्याय मिले, कैसे उनको रास्ता मिले, कौन उनकी मदद करेगा, इतनी जानकारी लोगों को होना चाहिए। आज हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ विधि विशेषज्ञ रहते हैं, जैसा कि अभी जानने में आया है। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा मंच शायद विधि विशेषज्ञों के बीच में रहने के बाद भी हमारे घरों की महिलाओं को नहीं मिलता है कि उनको जानकारी हो कि आखिर हमारे कानूनी अधिकार क्या है, कानून में हमको क्या सुरक्षा मिली हुई है क्या ऐसी जानकारी? हमारे संविधान ने हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की है। समाज के पिछड़े, शोषित लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की बात की जाती है, विशेष कानून। अपराध से संबंधित बात करने पे हम आए, अपराध क्या है, हम एक सामान्य दृष्टिकोण से सोचें जो कि सही नहीं है। एक सीधा सा रास्ता है, आपको जाना है, यहाँ से निकल के कोर्ट जाना है, आप सीधा सीधा अपने रास्ते पे चलते जाइए, कोर्ट पहुँच जाएंगे।
लेकिन आप रास्ते में 10 लोगों से झगड़ा करेंगे, किसी आदमी से बिना किसी बात उसको गाली गलौज करेंगे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, छींटाकशी करेंगे, अगर कोई बच्ची जा रही है उसको कोई छेड़खानी करेगा, तो ये सारा आचरण एक सामान्य व्यक्ति की सोच में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सारा आचरण अपराध है, इसी को लिपिबद्ध कर दिया गया, कानून बना दिया गया और इसको अपराध की संज्ञा दे दी गई। इस अपराध क्योंकि आपने गलत किया है इसलिए आप दंड के भागी होंगे अगर आपका अपराध साबित हो जाता है। इसलिए सामान्य सोच के हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना है। जो चीज़ गलत है उसको ना करें, जो चीज़ सही है उसको करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ बताएं कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। जैसा कहते हैं ना कि ज्ञान एक जोत होती है, एक जोत से दूसरी जोत बढ़ाई जाए, वैसे ही लीगल एड जो है, लीगल एड भी एक जोत है। और हम लोग आज आप लोगों के बीच इस उम्मीद से आए हैं कि लीगल एड कानून के संबंध में हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो आप सुनेंगे। आप हर व्यक्ति आज जो यहाँ पर उपस्थित है वो आगे से आगे इस जानकारी को बढ़ाएगा और ये जानकारी बढ़ते बढ़ते अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। कानून के संबंध में हम बात करें, कानून को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक सिविल कानून होता है, एक आपराधिक कानून होता है। सिविल दीवानी कानून और आपराधिक क्रिमिनल कानून। अपराध से संबंधित सारी बातें जितनी भी हैं वो हर विषय में अलग अलग होती हैं। जैसे कि बच्चों से संबंधित अलग कानून है, महिलाओं के विषय भी बहुत सारे अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट होता है, पॉक्सो अधिनियम है, उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ। पॉक्सो एक्ट में क्या बताया हुआ है, महिलाएं, विशेषकर हम बोल सकते हैं महिलाओं के संबंध में है, लेकिन वो केवल महिलाओं के संबंध में ही नहीं है, बच्चों के साथ भी। आजकल जो लड़के होते हैं, बच्चे 18 साल से कम वर्ष के जितने भी लड़का या लड़की है उसके साथ जो कोई सेक्सुअल ऑफेंस होती है वो सब पॉक्सो एक्ट में डिफाइन की गई है। और पॉक्सो एक्ट उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उसमें उसके दंड के प्रावधान बताए गए हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि उसका जो विचारण है जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जिसने 18 साल से कम आयु के बच्चे के साथ ऐसा कोई घृणित अपराध किया है उसको अधिक से अधिक दंड दिया जाए, ताकि ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे और लोग ऐसा अपराध करने से डरें और ऐसे अपराध पे रोक लगे। तो मैं बता रही थी आपको, कानून 2 प्रकार के होते हैं, महिलाओं सिविल एक्ट, सिविल कानून और क्रिमिनल लॉज। सिविल एक्ट में सिविल जो लॉज रहते हैं उसमें दीवानी मामले आते हैं, जो परिवार से संबंधित मामले रहते हैं या संपत्ति से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सब सिविल लॉज में कवर होते हैं। महिलाओं के संबंध में अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे, मुझे आशा है आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 2005 में एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट हुआ है और महिलाओं को संपत्ति के संबंध में पुरुष के बराबर हिस्सा दे दिया गया, अधिकार दिया गया है और वह उतनी ही राइट क्लेम कर सकती है जितना कि एक पुरुष व्यक्ति संपत्ति में क्लेम कर सकता है। लेकिन जैसा कि बात आती है, अधिकार के साथ साथ दायित्व जुड़ा रहता है। अधिकार और दायित्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हम अधिकार को मांगते हैं तो हमारा यह मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उस अधिकार के साथ जो दायित्व जुड़ा है उसको भी निर्वहन करें। संपत्ति से संबंधित कानून के संबंध में जो अधिकार है उससे जुड़ा दायित्व क्या है? उससे जुड़ा दायित्व यह है कि यदि कोई महिला अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगती है तो उस पर उतनी ही जिम्मेदारी अपने माँ बाप की, अपने माता पिता का भरण पोषण करने की भी है। ये केवल व्यक्ति तक, बेटे तक सीमित नहीं रह सकता। इसीलिए अधिकार के साथ साथ दायित्व का भी निर्वहन हो, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे अधिक और हम बात करें तो क्रिमिनल एक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट में वे सारे अपराध हैं जो कि महिलाओं के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं और सेक्सुअल ऑफेंसेस होती हैं। अमित राठौर साहब ने आपको बताया कि आजकल हमारे बच्चे मीडिया के इतने प्रभाव में हैं, इतना ज़्यादा मीडिया का इम्पैक्ट है बच्चों पे कि वो सही और गलत में निर्धारण नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस जो चीज़ अपनी ओर खींचती है, आकृष्ट करती है बच्चों को, बच्चे उसी ओर खींचे चले जाते हैं। और यदि माँ बाप का ट्यूनिंग, माँ बाप का रिलेशन अपने बच्चों से इतना अच्छा नहीं है तो वो बच्चे ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते। और चूँकि वो ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता, एक्चुअली में उन्हें मालूम नहीं होता और वो अपराध कर बैठते हैं।
और जब उनके सामने सारी सीन क्रिएट हो जाता है, मेरे कोर्ट में कई बच्चे ऐसे आते हैं, लड़के 18 साल से कम आयु के, जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि 18 साल से कम लड़की को भगा के ले जाना एक अपराध है। तो प्रेम प्रसंग में पड़ गए, प्यार मोहब्बत हो गई और चल दिए। और वहाँ पे जब सामने आते हैं, जब लड़की के घर वाले रिपोर्ट करते हैं और जब दोनों को पकड़ के लाया जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हमने तो अपराध किया है। लेकिन उस समय तो उन्हें मीडिया का इतना इम्पैक्ट है, उनकी एज का इफेक्ट होता है कि वो इस प्रकार की भावनाओं में बह जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता यह है कि बच्चे अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करें। कोई भी हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भय लगता है। एक्चुअली में उनको कुछ सामान लेके जाना था, पुराने समय की बात है, और वो उस समय रेलवे के नियम ऐसे थे कि वो उस नियम के अनुसार वो सामान ले जा नहीं सकते थे उसमें ट्रेन में। लेकिन वो स्वामी जी बहुत प्रसिद्ध थे और वो उस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ये बात टीटी वगैरह सबको पता चल गई। तो वो लोग आ गए और जब उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो ये सामान मैं नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि नियमों के विरुद्ध है ये सामान ले जाना। तो टीटी ने बोला कि अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं तो हूँ, मैं उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सामान चले जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो स्वामी जी ने बोला कि आप तो एक लिमिटेड एरिया तक रहेंगे टीटी, मान लीजिए बिलासपुर तक, बिलासपुर के बाद तो टीटी चेंज हो जाएगा। तो ये टीटी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, बिलासपुर से जो टीटी आएंगे मैं उनको बोल दूंगा, बिलासपुर वाले टीटी रायपुर तक संभाल लेंगे। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, रायपुर तक तो संभल जाएगा। स्वामी जी ने बोला रायपुर में जो टीटी आएंगे उसका क्या होगा? तो उसने बोला कि टीटी ने बोला कि रायपुर वाले टीटी को भी हम बोल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपका सामान चले जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि आप रायपुर से मुझे नागपुर पहुंचा देंगे, नागपुर से मुझे आप भोपाल तक सारे टीटी को कवर करा देंगे, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई टीटी है जिसकी पहुंच भगवान तक है? आपके पास ऐसा कोई टीटी नहीं होगा जो भगवान तक पहुंच रखता होगा। बोले मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो ये ईश्वर देख रहा है। कैमरा आप कितना ही मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ईश्वर के सामने जाके क्या जवाब दूंगा कि मैंने गलत किया। इसलिए हर क्षण हर पल ईश्वर हमारे चारों तरफ से वो हमें देखता है। ये चीज़ अगर हम सोचें, ये चीज़ अगर हम आत्मसात करें, तो कोई भी व्यक्ति कोई अपराध नहीं करेगा, किसी गलत राह पर नहीं चलेगा, और ऐसी परिस्थिति आती भी है तो वो एक बार सोचेगा, ठहरेगा, विचार करेगा और फिर वो निर्णय लेगा। तो मैं यही सब बातें आपके सामने रखना चाहती थी। क्षेत्र बहुत व्यापक है कानून का, हम कुछ बुक्स भी लेके आए हैं, उसमें इन्हीं मुद्दों से संबंधित संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी दी गई है। आप लोग उनको पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएंगे। और हमारी सीनियर मैम उपस्थित है। आइए, सबसे पहला भय मुझे हुआ था, मैंने कहा वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी स्थिति है। वहां जाके कानून बताने की बात कर रहे हो आप, जहां गली में सिर्फ कानून के जानकार लोग ही हैं, और वो भी ऐसे लोग जो दिन भर हमें कानून बताते हैं। उन्हीं के बताने पर हमारी थोड़ी बहुत समझ में आ जाता है। बहुत घबराहट हुई, और थैंक यू सिंह साहब और पांडे जी कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप लोगों का एरिया ऐसा है जहां शायद चलते फिरते पान खाने जाते होंगे तो मिश्रा जी मिल गए और आप अपनी समस्या पूछ लेते होंगे। छत पे कपड़े डालने गई और बाजू वाले भैया दिख गए तो आप पूछ लेते होंगे भैया ये समस्या आ रही है ज़रा बता दें, चाचा ये समस्या आ रही है ज़रा बता दें। फिर भी बहुत समय निकालकर आपके पास आए हैं और इस आस से आए हैं कि आपके क्षेत्र में जो कानून की धारा बह रही है उस धारा को सिर्फ एक सीमा क्षेत्र में ना बांधें, इसे प्लीज़ और प्लीज़ रायगढ़ शहर में व्यापक रूप से फैलाएं, क्योंकि आप सभी की पहुंच दूर दूर तक है, हमारी पहुंच बहुत सीमित है। इसलिए जो बातें यहाँ आपको हम बता रहे हैं, हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि यूजलेस है हमारे लिए, हो सकता है आपकी मंडली का प्रोग्राम है, आपके महिला मंडल ने ऑर्गेनाइज किया है इसलिए मजबूरी में बैठे होंगे, लेकिन मैं शिविर के उद्देश्य से शुरू करती हूँ। हम एक
उद्देश्य लेकर इस जगह जगह शिविर लगाते हैं। नॉर्मली हम गांव में शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं जहां हम लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को बेसिक लॉज नहीं पता है। शिविर का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आपको बेसिक लॉज बता दें, क्योंकि लॉ डीप बता पाना निश्चित रूप से कम समय में संभव नहीं है, पर जो सामान्य बातें हैं विधि से जुड़ी हुई वो आपकी जानकारी में रहे। उसका उद्देश्य भी ये कि हम साक्षरता की बातें करते हैं, पूर्ण साक्षरता की बातें करते हैं, पर हमारे जुडिशरी का ये मानना है कि जब तक आपको विधि का ज्ञान नहीं है तब तक निश्चित रूप से आपकी साक्षरता व्यर्थ है। आपकी साक्षरता उस समय पूर्ण होती है जब आप लॉ की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब हम विधि की जानकारी रखते हैं तभी हम समाज में एक ऐसे नागरिक बनते हैं जिनसे कोई अपराध नहीं होता है। हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है लॉ और कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करने लगे तब ये समझ में आया कि वाकई कॉमन सेंस है। जो शुरू में हमारे पेरेंट्स बताते थे गलत है, वो वाकई लॉ की नज़र में गलत है। जो पेरेंट्स ने बताया कि सही है, वो वाकई लॉ की नज़र में सही है। जन्म लेते ही विधि हमारे साथ जुड़ जाती है। हम पैदा हुए तो कानून ये कहता है कि जन्म का पंजीयन कराइए, क्योंकि इसके बहुत लाभ हैं। एक बार हम एक शिविर में गए थे, मैं बलौदा बाजार में पोस्टेड थी, तो मैंने उन्हें बताया कि आपको अपने बच्चे के जन्म लेने पर उसका पंजीयन कराना चाहिए। तो उनका कहना था कि क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है। 7 साल पुरानी बात है। आज मेरे ख्याल से इस क्यों का आंसर सबके पास है। अगर हम अपने बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो बिना बर्थ सर्टिफिकेट के हमें एडमिशन नहीं दिया जाता। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो वो बेस्ट एज प्रूव है हमारे लिए। अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और खुदा न खास्ता हमारी आयु गलत लिख दी गई है उस सर्विस बुक में, तो वो एक बेस्ट डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताएगा, जो हमारी उस बात को सबके सामने रखेगा कि नहीं, मैं इस एज का नहीं, इस एज का हूँ। तो जन्म से जब आपको पंजीयन कराना का कानून हमारे साथ जुड़ा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है, ये हमारे साथ जुड़ा। 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको पढ़ाई करना उनका अधिकार है। ममता शुक्ला मैडम और अमित ने आपको बहुत अच्छे से बताया। मैं ऐसा मानती हूँ कि पेरेंटिंग एक डे टू डे लर्निंग प्रोसेस है। मतलब रोज़ पेरेंट्स कुछ सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाने के बाद उन्हें भी कुछ एक नया सीख मिलती है। मुझे मिल रही है। मैं रोज़ एक गलती करती हूँ अपने बेटे के साथ और रोज़ मुझे लगता है कि नहीं, इसे अब इस तरीके से करूँगी तो शायद मेरे बच्चे की समझ ज़्यादा आएगी मेरी बातें, शायद मैं उससे और फ्रेंडली हो पाऊँगी। ये एक प्रयास है जो हम ताउम्र करते हैं। मेरी मदर शायद आज भी मेरे लिए करती हूँ। हम ताउम्र ये प्रयास करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपको बताई गई कि एटलीस्ट हम अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि हमारे बच्चे घर को सज़ा और एक जेल के रूप में ना देखें। ये ना देखें कि मैं अपनी कोई गलती मम्मी या पापा को बता दूं तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, मुझे सज़ा देंगे, मुझे मारेंगे। निश्चित रूप से हमें बीइंग अ पेरेंट हमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, होना भी चाहिए। लेकिन उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे एक फटका मिलेगा, एक डांट मिलेगी, लेकिन उसके बाद मुझे सही मार्ग दिखाया जाएगा और वही उसे अपराध की गली में जाने से रोकेगा। हम उसे सारे गैजेट्स देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय है कि बच्चों को किसी भी डिजिटल गैजेट से दूर रखने का टाइम नहीं है, अदरवाइज वो पिछड़ जाएंगे। आप बिल्कुल उन्हें दें, मोबाइल दें, स्मार्टफोन्स दें, आप उनको कंप्यूटर, आप अपने लैपटॉप्स दीजिए, डेस्कटॉप्स इंस्टॉल कराइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो थर्ड आई है, पेरेंट्स की, हर मम्मी पापा की एक थर्ड आई होती ही है, वो थर्ड आई उन पर बनी रहे।
और हम ये देखें कि कहीं किसी गलत दिशा में वो नहीं जा रहा हो। बहुत बार हम ये करते हैं, नॉर्मली अब के बच्चे इतना संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल के बाद कोचिंग, तो हम उस थकान को मिटाने के लिए उन्हें मोबाइल व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें बाइक दे देते हैं, हम उन्हें कहते हैं आप स्कूटी में चले जाओ, क्योंकि इतना साइकिल या किसी चीज़ पैदल जाना संभव नहीं है। पेरेंट्स के लिए भी ये संभव नहीं है कि उनको सारी जगहों पे पहले आप ड्रॉप करने जाइए, फिर आप पिक करने जाइए। आप उन्हें जब मोटर बाइक्स देते हैं, तब मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि विशेष ध्यान रखें कि वो लाइसेंस बनवाएं। अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को गियर की बाइक देते हैं, गियर वाली गाड़ी देते हैं, तो लाइसेंस अनिवार्य है। उस लाइसेंस के बिना आप अपने बच्चे को कभी ना भेजें। वैसे भी आपका रायगढ़ रैश ट्रैफिक के लिए फेमस है। कहीं भी घुस जाइए, गाड़ी को ट्रैफिक से निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए लाइसेंस बनवाइए। दूसरी एक चीज़ जो मैंने यहाँ नॉर्मल कोर्स में देखी है, लोग बीमा कराना भूल जाते हैं। आप अपने गाड़ियों को ज़रूर पंजीयन कराइए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ, देखिए मुझे एज एडीजे जब एक्सीडेंट केसेस में जो क्लेम हमारे पास आते हैं, क्लेम केसेस, उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि जिन केसेस में बीमा होता है, गाड़ी का पंजीयन होता है और बीमा होता है, उस केस में खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो जितना कंपनसेशन अमाउंट है वो बीमा कंपनी वहन करती है, बशर्ते हमारा बीमा हो, हमारे पास लाइसेंस हो और हमने कोई बीमा शर्त का उल्लंघन ना किया हो। जैसे हम बाइक 2 व्हीलर है, वो डबल 2 सीटर है जिसपे हम 3 सीट ना जा रहे हों, हमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बीमा कराया है और हम उस पर सारे बैठ के चंद्रहासिनी देवी दर्शन करने ना जा रहे हों, ऐसी अगर हम बीमा शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हों तो सारा खर्च, सारा कंपनसेशन अमाउंट बीमा कंपनी वहन करती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि जिन केसेस में बीमा नहीं होता है गाड़ी का, उन केसेस में हम अवार्ड करते हैं कंपनसेशन, लाखों रुपए अवार्ड करते हैं, लेकिन 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं उस कंपनसेशन अमाउंट की वसूली होने में। क्योंकि हम और आप खुद अगर ये सोचें कि आज हमें 10 लाख रुपए अवार्ड कर दिए जाएं कि आप 10 लाख पेमेंट करिए, तो निश्चित रूप से हम फंस जाएंगे। हमारे पास एक बड़ी रकम नहीं होती जो हम तत्काल उसे प्रोवाइड कर दें, और इसलिए अपनी गाड़ियों का पंजीयन, अपनी गाड़ियों का बीमा कराना बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूर कराएं। एक और मैं आपसे चीज़ कहूँगी, मैंने मेरा एंटी करप्शन बोर्ड है, मैंने बहुत बार ये वॉच किया है कि लोग उंगली उठाने में बहुत आगे आते हैं कि बहुत करप्शन बढ़ गया है, हर जगह कोई भी काम कराने आप जाइए तो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन शायद इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। शायद हम थोड़ी सी देरी से बचने के लिए, एक लंबी लाइन में खड़े होने से बचने के लिए हर दिन एक छोटा करप्शन करवा के लोगों को लत लगवा रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच से बहुत रिस्पेक्टेड पढ़े लिखे लोगों के बीच आई हूँ, इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि ना खुद करप्शन करिए, ना किसी को करने का मौका दीजिए। बिल्कुल भी इस चीज़ पर रोक लगानी हमारी और आपकी, हम मिलके ही इस काम को कर सकते हैं कि यदि ऐसा होता है कि आपसे कोई डिमांड की जाए तो कहीं भी पूरी मत करिए। मुझे ऐसा पता चला था कि अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि रेवेन्यू जो कोर्ट्स हैं वहाँ इस तरीके के जो मतलब खराब डिमांड्स की जाती हैं, कि पैसों की डिमांड की जाती हैं, उसमें अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोई भी अधिवक्ता वहाँ ऐसा पैसा नहीं देगा। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। वैसे भी हमने देखा है कि एडवोकेट सबसे आगे होते हैं किसी भी एजिटेशन को करने में,
हमें आज़ादी दिलाने में भी 90% एडवोकेट्स का हाथ रहा है। तो नो डाउट ऑनेस्टी से भी, डिसऑनेस्टी से भी हमें अगर आज़ादी मिलेगी तो इनकी पहल बहुत काम आएगी। मैं एक छोटा सा कानून, क्योंकि महिलाएं बहुत हैं और हमारे शिविर का उद्देश्य ही है कानून की जानकारी देना। मैं इस कानून को बताने के पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हम सिर्फ आपके हाथ में एक ढाल देते हैं। यदि हम आपको कोई कानून बताते हैं तो हम आपको तलवार पकड़ाने की मंशा कभी नहीं रखते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पास एक ढाल हो जिसमें आप अपना बचाव कर सकें। यदि किसी महिला को किसी गलत, किसी अनैतिक उद्देश्य से छोड़ दिया जाता है, उसका कोई राइट रीज़न नहीं है, सही कोई रीज़न नहीं है, और उस महिला को उसके हस्बैंड अपने साथ नहीं रखते हैं या उसका जो खर्चा है वो वहन नहीं करते हैं, तो ऐसी महिलाएं भी न्यायालय में आवेदन लगा के महीने का खर्चा मांग सकती हैं। इसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया है। एक प्लेन पेपर पे आपको आवेदन लिखना है। आपको प्लेन पेपर पे आवेदन लिख के सिर्फ ये बताना है कि आपकी मैरिज किससे हुई थी, कब हुई थी और क्यों आपको वो अपने साथ नहीं रखते और किन खर्चों के लिए आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह यदि घर में एक बहुत नया और बहुत अच्छा कानून है जो महिलाओं को जो घरेलू हिंसा होती थी उनके साथ, उसमें बचत करती है कि यदि घर में आपको कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा करता है तो उसमें भी आप आवेदन लगा सकती हैं न्यायालय में, और न्यायालय ऐसे में आपको बहुत सारे अनुतोष देती हैं। जैसे आपको मॉनेटरी अनुतोष मिलता है, आपको कोई खर्च चाहिए तो वो दिलाए जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा प्रोविज़न ये है कि अगर हम कोई ऐसे घर में रह रहे थे जहाँ हमारे इन-लॉज भी रहते हैं या हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, मायके पक्ष के लोग भी रहते हैं, और वो हमें उस घर में रहने से मना करते हैं। कई बार ये परिस्थिति आती है महिलाओं के साथ कि उन्हें रहने नहीं दिया जाता, आप निकलिए यहाँ से बाहर। लेकिन संयुक्त घर जहाँ आप रह रहे हैं, आप वहाँ आवेदन लगा सकते हैं न्यायालय में, और कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि उस घर का एक विशेष क्षेत्र आपको दिया जाए रहने के लिए, और आपको सिक्योर करते हैं कि उस जगह आपको कहीं कोई परेशानी, कोई प्रताड़ना उस घर के मेंबर्स नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि ये केवल एक ढाल है। महिलाओं को, पुरुषों को एक साथ अपने परिवार को प्रेम पूर्वक चलाना ही हमारा उद्देश्य है। सिंह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कानून हम सब जानते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ों में जो विवाद होते थे, पहले हम अपनी चौपाल में अपने बुजुर्गों के बीच बैठ के सुलझा लेते थे। अब हम ईगोइस्टिक हो गए हैं, हम अपने बुजुर्गों के बीच बैठ के उसे सुलझाना नहीं चाहते हैं, और इसलिए न्यायालय में केसेस बढ़ रहे हैं। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अगर किसी के मामले हमारे कोर्ट में पेंडिंग हैं तो बहुत प्रयास करिए कि राजीनामा से आपसी सुलह करके उस केस को ख़त्म कर लिया जाए।